अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पढ़ रहे हैं। आज जो हम उसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके मतलब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और डिटेल में इसकी बात इंशाअल्लाह हम 6 चैप्टर में करेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और इसमें इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, इनका जो डिफरेंस होता है वो सेल वॉल में डिफरेंस होता है। तो सेल वॉल में डिफरेंस होता है कैसे, जो आप सब जानते हैं कि पहले फर्स्ट लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी बना लेते हैं, ये इसके ऊपर होती है सेल वॉल। यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो किस चीज़ का है, सेल वॉल का डिफरेंस होगा। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है, सेल वॉल का डिफरेंस है। इसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है उसकी लेयर बहुत ज़्यादा मोटी होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ये क्या है हमारे पास, पेप्टिडोग्लाइकन। क्या है ये, सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। तो जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये लेयर जो होती है पतली होती है और इसके ऊपर इसके साथ एक और लेयर होती है जो लिपिड की बनी हुई होती है। तो इन दोनों को मिलाकर जो सेल फिर इसकी सेल वॉल बनती है। ये क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन। और ये क्या है, लिपोपोलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, सेल वॉल बनाती हैं। तो ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस है। किस में डिफरेंस होता है, सेल वॉल में डिफरेंस होता है। अब हम यूकैरियोटिक सेल के मतलब पढ़ने जा रहे हैं। जो हम सबसे पहले ऑर्गेनेली पढ़ेंगे, यानी सेल ऑर्गेनेलीज को रीड करते हैं। सेल ऑर्गेनेली को पढ़ने जा रहे हैं। पहले जो हम पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियस। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको इसकी समझ आएगी अगर अब इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये हमारे पास है सेल। आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड होती है। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ये इसकी जो मेम्ब्रेन होती हैं दोनों कुछ कुछ जगह से इस तरह आपस में मिली हुई होती हैं और ये मिल के यहाँ पे इसे हम कहेंगे फिर न्यूक्लियर पोर। पोर मतलब क्या होता है, सुराख। यानी देखें इनके दरमियान में क्या बन रहा है, एक सुराख बन रहा है। तो ये जो बना रही हैं इसको हम क्या कहेंगे, जो क्या है, न्यूक्लियर पोर। क्योंकि ये इसलिए बना होता है क्योंकि न्यूक्लियस ने कुछ अपनी जो चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर बन रही होती हैं उन्होंने उसको बाहर ट्रांसपोर्ट करना होता है। और बाहर की कुछ चीज़ों ने क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर आना होता है।
तो उन्हें कोई रास्ता तो चाहिए ना अंदर आने जाने के लिए। तो इसलिए जो ये क्या करते हैं, इस तरह एक पोर्स, इसका पूरे न्यूक्लियस में जगह जगह पे पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स जिन्हें कहा जाता है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का। तो ये जो इस तरह ये जो स्पेस है, खाली स्पेस, इसको हम क्या कहेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहेंगे इसे। न्यूक्लियस के अंदर भी सेमी सॉलिड लिक्विड पड़ा हुआ होता है, जिसका मैंने पहले भी आपको बताया था। हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो बाहर पड़ा हुआ इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये हमारे पास न्यूक्लियस था। इसके बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है क्रोमोसोम, या फिर हम क्रोमैटिन भी कह सकते हैं। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने वाली होती है तो उस वक्त धागे की तरह ये क्रोमोसोम जो होते हैं पड़े हुए होते हैं, जो कि बाद में कंडेंस होके उस वक्त वो क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करते हैं। किस तरह, देखें, जो हमारे पास डीएनए होता है वो इस तरह पड़ा हुआ होता है। यहाँ पर इनके साथ प्रोटीन्स जुड़ी हुई होती हैं इनके, जिसके ऊपर ये क्या होता है, डीएनए लिपटा हुआ होता है। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इसके ऊपर क्या होता है कि ये जो डीएनए होता है इस तरह इसके ऊपर लिपटा हुआ होता है। तो इसको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोसोम। जो डीएनए होता है वो हमारे न्यूक्लियस, डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, 2.2 मीटर होता है। तो अब हैरत की बात है, इतना बड़ा जो है वो एक न्यूक्लियस के अंदर कैसे इतने छोटे से न्यूक्लियस में किस तरह आया हुआ है। तो ये इस तरह क्या है कि फोल्ड हुआ है, फोल्ड हो के क्या हुआ है कि सारा न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है। जब सेल डिवीजन होती है, यानी जब एक सेल क्या करता है, दो में डिवाइड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल भी कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। उस दौरान क्या होता है कि ये जो हमारे पास इसको क्रोमैटिन होता है इस तरह पड़ा हुआ होता है, तो वो क्या करता है, क्रोमोसोम उस वक्त डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तरह हम कह सकते हैं क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये आपने इसको अपने दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर समझ लें कि अभी यहाँ पर इस तरह क्रोमोसोम ही पड़ा हुआ है। आपको पता है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनती हैं, आगे प्रोटीन्स बनती हैं। यहाँ पर आप पाने के यहाँ पर आरएनए बना हुआ है, यह आरएनए पड़ा हुआ है।
क्या पड़ा हुआ है, ये RNA पड़ा हुआ है। अब आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि RNA की एक टाइप होती है rRNA, जिसको हम पीछे भी बता चुके हैं। वो क्या करती है कि कहीं ना कहीं कहीं जगह से कंडेंस हो जाती है, यानी थिक हो जाती है। आगे बना के मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है न्यूक्लियस, लेयर बनी है, थोड़ी मोटी बन गई है, चलें आपको समझ तो आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह क्या है, क्रोमेटिन बना देते हैं। चलो, तो यहाँ से इस तरह पूरा पड़ा हुआ है, तो यहाँ से क्या बना है, RNA। ये क्या है, RNA। यहाँ से हमने क्या कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल के यहाँ से ये इस तरह फैला हुआ है, तो यहाँ पर कुछ थिक हो गई है कहीं कहीं जगहों से। तो ये क्या बनाता है, इस तरह rRNA क्या करता है, थिक ऑर्गेनेली बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस सेल के अंदर एक से ज़ायद भी हो सकती हैं। वो सेल के एक्टिवेशन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सेल एक्टिव होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होंगी, न्यूक्लियोलस मौजूद होंगे। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, ये फैक्ट्री होती है राइबोसोम की, क्योंकि rRNA जो होता है, यहाँ पर rRNA बनता है rRNA सिंथेसिस होती है। यहाँ पे rRNA सिंथेसिस आगे क्या काम, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है राइबोसोम बनाना। तो यहाँ पर यहीं पर इस तरह कुछ फोल्ड होता है, जैसे मैंने आपको पीछे भी बना के दिखाया था। यहाँ पर बाहर से अब देखें, यहाँ पर ये हमारे पास क्या था, सेल था, क्या था हमारे पास, सेल था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, वो क्या करेंगी, इन न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए अंदर आएंगी। अंदर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास RNA मौजूद होगा, इसके साथ क्या करेंगी, आके लग जाएंगी। और इस तरह एक हमारे पास ऑर्गेनेली जो बनेगी, ये क्या है हमारे पास, प्रोटीन है, प्रोटीन्स। तो इस तरह जो एक हमारे पास ऑर्गेनेली बन जाएगी, वो क्या बनेगी, राइबोसोम। वो राइबोसोम क्या करता है, यहाँ से उसे बाहर निकाल दिया जाता है, राइबोसोम। इस बात को आपने याद रखना है कि राइबोसोम कहाँ पर बनता है, न्यूक्लियस के अंदर बनता है, और फिर क्या उसे किया जाता है, उसे न्यूक्लियस से बाहर निकाल दिया जाता है। और आपको पता है कि न्यूक्लियस, ये जो राइबोसोम होते हैं, ये क्या होते हैं, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं। और इनका काम आगे क्या होता है, इनका काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम की फैक्ट्री जिसे कहा जाता है हमारे पास, वो है न्यूक्लियोलस। ये हमारे पास एमडीकेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइबोसोम प्रोटीन्स की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो वो राइबोसोम को कहा जाता है। ये आपको इसके मुतालिक पता होना चाहिए इन चीज़ों का। अब हम इसके साथ एक और ऑर्गेनेली मौजूद होती है, ठीक है। वो ऑर्गेनेली कौन सी होती है, ये देखें, ये हमारे पास मौजूद है। इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, यहाँ से एक ऑर्गेनेली
इस तरह तो इस तरह एक ऑर्गेनेली मौजूद होती है कुछ इसी शक्ल की। इसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल में जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडो का मतलब होता है इन साइड, प्लाज्मिक मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब होता है हमारे पास एक नेट। तो साइटोप्लाज्म में एक क्या है, नेट पड़ा हुआ है, जाल पड़ा हुआ है एक ऑर्गेनेली का। तो अब हम उसको फिर बनाते हैं। ये हमारे पास है न्यूक्लियस। तो आपने क्या बात याद रखनी है कि न्यूक्लियस की जो बाहर वाली यानी, ठीक है, उसको हमने क्या कहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपने क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने इसमें एक बात याद ये रखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आउटर मेम्ब्रेन यानी जो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हैं ये ओरिजिनेट हुई हैं। ठीक है, किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये जाल जो होता है इस तरह इस पूरे न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, इस तरह फैला हुआ होता है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके इधर बाहर में यहाँ पर कुछ दाने दाने मौजूद होते हैं, इधर भी। ठीक है, इस तरह। अब देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के चेहरे पे पिंपल्स बने हुए हैं, तो वो अगर हम उस चेहरे को वो कोई भी बंदा टच करता है तो वो क्या रफ से फील होती है ना। तो वहाँ से आपने याद रखना है कि इसको हम क्या कहेंगे, रफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस तरह इसके इस हिस्से में इसको हम क्या कहेंगे, रफ सी। तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, यहाँ से याद रखेंगे कि इसका नाम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका एक हिस्सा होता है जहाँ पर राइबोसोम्स जो होते हैं मौजूद नहीं होते। ये जो पिंपल्स हैं क्या हैं, राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम जो दाने ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, जो ये वाली लेयर है यानी ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, स्मूथ। ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि इस हिस्से में क्या होता है, इस हिस्से पर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते हैं, तो ये क्या होता है, इसलिए स्मूथ होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है, इसमें क्या होती है, प्रोटीन
फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। जो स्मूथ में होगा, स्मूथ ऑयली से याद रखना है, ये लिपिड्स फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास हो गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हम कह सकते हैं। तो एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और दूसरी कौन सी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके इस हिस्से को हम जो होता है, इस हिस्से को हम कह सकते हैं सिस्टर्नी। बुक के अंदर मेंशन होगा, इस हिस्से को हम कहते हैं सिस्टर्नी। और यहाँ पर ये खाली, यहाँ पर जो ये वाली स्पेस है, इसको हम कहते हैं ल्यूमिनल कैविटी। इसका क्या नाम है, ल्यूमिनल कैविटी। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये जो राइबोसोम है, इनके ऊपर क्या इनसे बनती है, इनसे प्रोटीन्स बनती हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन्स बन रही हैं इस तरह, ध्यान से देखें। ये क्या है, प्रोटीन्स, ये क्या है, प्रोटीन बन रही हैं। प्रोटीन्स आगे क्या करेंगी, आगे किस तरह मूव करेंगी, आगे क्या इनको क्या किया जाएगा, आगे इनको मज़ीद मॉडिफाइड किया जाएगा, इसके अंदर की तरफ चले जाती हैं, अंदर मेम्ब्रेन की तरफ, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे क्यों आई हैं, ताकि इनकी मॉडिफिकेशन हो सके, इनको मज़ीद मॉडिफाइड किया जा सके, ताकि आगे जहाँ ज़रूरत हो फिर इनकी वहाँ पर इस्तेमाल हो सके। यहाँ पर आपने याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होती, बहुत थोड़ा सा इसको यहाँ पर मॉडिफाइड किया जाता है। मॉडिफाइड इसके साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा क्या करेगा, लग जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। और आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर ये आएगा, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये यहाँ से ये एक रास्ता फ्राहम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, प्रोटीन्स को गुजरने का। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आएगा और यहाँ पर ये बाहर की तरफ एक वेजिकल बन जाएगा, ठीक है। अभी इसकी यहाँ पर याद रखना है कि इसकी अभी यहाँ पर मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, ठीक है। इसकी मॉडिफिकेशन एक और ऑर्गेनेली में होगी, उसका नाम है गोल्जी अपरेटस, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं 1 मिनट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या क्या फंक्शन है, ये क्या करता है कि एक तो ये मॉडिफिकेशन करता है। यहाँ पर इसका फंक्शन लिख लेते हैं 1 मिनट। फंक्शन इसका क्या है, एक इसका काम है प्रोटीन फॉर्मेशन और दूसरा इसका काम क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और स्मूथ के हमारे पास क्या काम आएगा, उसके अब फंक्शन कर लेते हैं, SER। और एक बात याद रखें कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इधर आगे की तरफ पड़ा हुआ होता है, और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है ये इसके इस साइड पर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये थोड़ा आगे का पड़ा हुआ होता है और ये क्या होता है, इसके थोड़ा सा इधर पीछे पड़ा हुआ होता है।
इसके फंक्शन हमारे पास क्या हैं, इसके हम फंक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले इसका काम है लिपिड्स फॉर्मेशन, ठीक है। लिपिड फॉर्मेशन होती है एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की क्या करता है ये डिटॉक्सिफिकेशन, उनका जहरीलापन क्या करता है, ड्रग्स का कम करता है। एक और इसका मेन काम क्या है, एक इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। ये मसल्स में फंक्शन होता है, उसमें इंशाल्लाह जब हम उस चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी। यहाँ पर आप याद रख लें क्या करता है, कैल्शियम आयन को क्या करता है, स्टोर करता है, और यह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा है कि ये देखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगा कि जो प्रोटीन बनी है, प्रोटीन्स बन रही हैं, वो क्या होंगी, मॉडिफाइड होंगी। मॉडिफाइड होने के बाद ये क्या करती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए गुजरती हैं और आगे यहाँ पर देखिए। अब इसके बाद ये क्या करेगा कि अगले वाली ऑर्गेनेली को पास कर देगा इस वेजिकल को। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो ये इसके काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। मज़ीद हम जो इसमें अब पढ़ेंगे वो है हमारे पास अगली ऑर्गेनेली, गोल्जी की बात करेंगे हम। और एक मिनट, एक इसमें बात ये है कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर भी हमारे पास राइबोसोम मौजूद होते हैं और यहाँ पर साइटोप्लाज्म में भी रफली, इनको हम कहते हैं फ्री, ठीक है, फ्री राइबोसोम इनको कहा जाता है, ठीक है। और जो ये वाले होते हैं हम इनको क्या कहेंगे, बाउंड, इनको बाउंड राइबोसोम कहा जाता है। अब बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि ये इनमें फ़र्क फिर क्या है, इनमें डिफरेंस पता है क्या है, प्रोटीन्स ये भी बना रही हैं और प्रोटीन्स उसके, यानी प्रोटीन्स ये भी बना रहे हैं और प्रोटीन्स ये बाउंड और राइबोसोम भी बना रहे हैं, ठीक है। फ़र्क इन दोनों में ये है कि जो यहाँ जो प्रोटीन्स बन रही हैं वो क्या होंगी, हमारे पास यहीं पे यूज़ होंगी, यानी वो सेल के अंदर इस्तेमाल होंगी। ये प्रोटीन्स क्या होंगी, इंट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर, अंदर सेल के अंदर ही ये वाली प्रोटीन्स इस्तेमाल होंगी और अमूमन, ठीक है। और यहाँ पर जो बन रही हैं ये वाली प्रोटीन्स, ये क्या करें बेसिकली, ये सेल के बाहर ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर क्या होती हैं कि ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, बाहर यानी सेल के बाहर की तरफ इस्तेमाल होंगी। तो ये आपने याद रखना है और ये बात याद रखनी है कि ज़्यादातर क्या होती हैं कि ये बाहर इस्तेमाल होती हैं और ये वाली जो बनती हैं ज़्यादातर सेल के अंदर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनेली, वो है हमारे पास गोल्जी। गोल्जी अपरेटस, ये साइंटिस्ट था गोल्जी, उसने अपने नाम से ही इस ऑर्गेनेली को फिर ऑर्गेनेली का नाम रख दिया था। ये इसने कब बताया था, 1898 में, 1898 में इसने बताया था गोल्जी अपरेटस के बारे में। अपरेटस ये इसने कहा था कि इससे पड़ा हुआ था, जिस तरह आप सिक्के जो होते हैं ना, कॉइन्स जिन्हें कहते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, तो इसने एक स्टॉक का ढेर जैसे पड़ा हुआ था, तो इसने इस तरह देखी थी कुछ
जब ये देख रहा था सेल को सर्च कर रहा था, तो इसने इस तरह की एक ऑर्गेनेली को देखा, इस तरह एक प्रेटस देखा, जिसने इसने कहा, इसने फिर क्या कह दिया उसे, उसने फिर उसका नाम रख दिया था गोल्जी अप्रेटस। ठीक है, इसमें जो है इसका काम, ये जो हमारे पास वेजिकल यहाँ पर बना है ना, यहाँ पर वेजिकल बना है, ये वाला जो वेजिकल बना है ये आगे कहाँ जाएगा। मैंने आपको पीछे जब ओवरव्यू ऑफ सेल दिया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था, एक शर्माती दुल्हन की तरह घूंघट ओढ़े और कमर किए होते हैं, इस ऑर्गेनेली को ये कमर किए होती है, इस तरह इसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। तो इसका मैंने आपको बताया था, इसके हम क्या कहते हैं, इस तरह। तो इसका हमने क्या कहा था, गोल्जी अप्रेटस। ठीक है, अब आपने यहाँ पर, ये आपको आगे बताती हूँ कि ये जो वेजिकल होता है इसके पास आता है। ये एक फैक्ट्री थी, आपने इस तरह याद रखना है। फॉर एग्जांपल के जैसे कपड़े सीने वाली कोई फैक्ट्री हो, तो यहाँ पर क्या होगा, इस फैक्ट्री में कोई भी मतलब कोई कमीज़ सिल रहा है, ठीक है, तो वो कमीज़ सिल गया, उसके ऊपर आगे जो उसके ऊपर डेकोरेशन करनी है या कुछ भी लगाना है, उसके ऊपर बटन लगाने हैं, तो मज़ीद उन चीज़ों के लिए हम इस फैक्ट्री में इसको भेज रहे हैं। ठीक है, एक इस तरह आप समझें। तो हम क्या करेंगे, अब मज़ीद उसको खूबसूरत कमीज़ को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज़ को हम अगली फैक्ट्री के पास भेज दिया हमने, जहाँ पर मज़ीद क्या होगी इसके, उसमें मज़ीद अब वो खूबसूरत उस चीज़ को बनाएंगे। बनाने के बाद जब वो चीज़ वहाँ पर बन जाएगी, यहाँ से फिर ये क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, और बाहर कैसे हम ख़रीद फिर बेचने के लिए चली जाएंगी चीज़ें। तो इस तरह आपने इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पर हमारे पास जो थी मॉडिफिकेशन आपने याद रखनी है, हुई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी होती है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होती। जो सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन होती है वो गोल्जी अप्रेटस के अंदर होती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम बनाते हैं, इसको बस इस तरह ही बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रख लें। यहाँ पर हमारे पास वो पड़ी हुई है गोल्जी, यहाँ पर जो वेजिकल बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बना, वो क्या करेंगे, इधर आके लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो क्या करते हैं, यहाँ पर आके इसके बाहर की तरफ लग जाते हैं, गोल्जी अप्रेटस के बाहर। ठीक है, गोल्जी अप्रेटस के बाहर आके लग जाते हैं जो वेजिकल बने थे। फिर ये क्या करता है, यहाँ पर इसके अंदर अब क्या था हमारे पास, इसके पास प्रोटीन था इस वेजिकल के अंदर, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, इनको आगे मज़ीद क्या किया जाता है, इनको आगे मज़ीद मॉडिफाइड किया जाता है, इसके अंदर आगे मॉडिफिकेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर जुड़ गया, इसके साथ समझ लें आप फॉर एग्ज़ाम्पल लिपिड्स लग गए। ठीक है, ये मॉडिफाइड हो गया, तो ये क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन, और ये क्या बन गया, लिपोप्रोटीन्स। तो इस तरह ये बनने के बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पर फिर इनके वेजिकल, यहाँ पर जो वो मॉडिफिकेशन हो गई है, फिर ये क्या करते हैं कि उसको मॉडिफाई करने के बाद फिर वेजिकल यानी एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद करके
बाहर की तरफ इधर से निकाल देते हैं। तो फिर ये क्या करता है, ये वाले वेसिकल फिर सेल से बाहर चले जाते हैं और फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर इस्तेमाल हो जाते हैं। इसके ये जो गोल्जी एपरेटस है, इसके जो यहाँ पर जहाँ से ये रिसीव कर रहा है इन वेसिकल को, इस हिस्से को, इसको हम क्या कहेंगे, लेयर को हम कहेंगे सिस। ठीक है, इसका नाम है सिस और इसको हम कहेंगे ट्रांस। अब इनको बहुत से बच्चों को नहीं याद रह सकता, ठीक है, तो याद रखने के लिए आपने सिस से याद रखना सेम। केमिस्ट्री में सिस और ट्रांस वाला स्ट्रक्चर आपने पढ़ा ही होगा। सिस क्या होते हैं, यहाँ पे सेम ग्रुप्स लगे होते, तो यहाँ से आपने याद रखना सिस मतलब सेम, यानी कि यहाँ से इस दोनों के क्या एक दूसरे के सामने है साइड्स, तो हमने वहाँ से क्या रखने ना, इसको सेम से याद रखना है। और ये ट्रांस क्या हम याद करें, ओपोजिट, ठीक है, ओपोजिट। तो ये फिर अगर आप इस तरह याद रखते हैं तो आपको नहीं भूलेगा। उसके बाद हमारे पास आता है, हम इसके गोल्जी के अब फंक्शन कर लेते हैं। फंक्शन इसका एक है सबसे मेन काम, मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, और दूसरा क्या है, पैकेजिंग। पैकेजिंग ऑफ मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी और इंशाल्लाह जो बाकी की ऑर्गेनेलिज रह गई हैं उसको हम कल पढ़ेंगे।